Resilience Law Academy. Good evening, everyone. Let's start with a new topic for today, a new subject, in fact, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. In short, hereinafter, I will going to refer it as POCSO. अब ये सबसे पहले तो इसकी रेलेवेंस क्या है पॉक्सो की, ये पंजाब एंड हरियाणा में नहीं आता राइट नाउ। अभी तक ऐसा नहीं है कि ये पंजाब एंड हरियाणा में आता हो। इट इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। कल को अगर जो कमीशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अमेंड करके रूल्स को सिलेबस में पॉक्सो डाल दे तो वो अलग बात है, लेकिन राइट नाउ इट डज नॉट कम इन पंजाब एंड हरियाणा। स्टिल क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, हमारे मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट होने में, जैसे कि BNSS हो गया, BNS हो गया, IPC हो गया, CPC हो गया, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने वो सोचा था कि थोड़ा सा हम एक लॉन्ग रन में न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज व्हाई वी हैव पिक्ड दीज माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, पॉक्सो ये राइट नाउ पंजाब एंड हरियाणा में नहीं है। सो दोज ऑफ यू हु आर आइंग ऑन द पंजाब एंड हरियाणा, स्टिल आपको नॉलेज तो होना चाहिए। ये पॉक्सो आपको इंटरलिंकिंग में बहुत हेल्प करेगा। इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन इंटरलिंकिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेप के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, किसी भी फीमेल का, मेल का, ठीक है, तो उसके साथ आप पॉक्सो की कंसर्न प्रोविजंस जो हैं उनको आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ ये पॉक्सो अभी पूछा नहीं जाता। हाँ, इन द जीके ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जीके पार्ट में दे मे सम टाइम आस्क, वो पूछ सकते हैं, लेकिन हाउ एवर इट इज फुल फ्लैश्ड आस्क इन द राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, MP जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, हिमाचल जुडिशरी। इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पॉक्सो के हिट करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पॉक्सो ध्यान से पढ़ें। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। नाउ एज द नेम सजेस्ट कि इट स्टार्ट्स विद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। पहली बात तो कि ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन मीन्स व्हाट? It is gender neutral, so it covers both male also and female also. ये दोनों को कवर करता है, मेल को भी कवर करता है और फीमेल को भी कवर करता है। जैसे कि DV एक्ट हो गया, जैसे कि आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। ये सारे जेंडर बायस्ड हैं, दे आर जेंडर बायस्ड। क्यों? क्योंकि ये विमेन के ऊपर फोकस करते हैं, ऑल दीज फोकस ऑन द विमेन। लेकिन दिस इज जेंडर न्यूट्रल एक्ट, पॉक्सो इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, क्योंकि ये चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो चिल्ड्रन है, दैट कैन बी अ मेल ऑल्सो, दैट कैन बी अ फीमेल एज वेल, कोई भी हो सकते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप फॉर द लेजिस्लेचर विच हैज टेकन पॉक्सो। चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया एक्ट। ठीक है, राइट नाउ हम इसके पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, फिर मैं आपके सामने इसके कंसर्न इश्यूज जो है वो भी रेज करूंगा कि क्या क्या इश्यूज रेज हो सकते हैं। फिर क्या होगा अगर ये पंजाब एंड हरियाणा में नहीं आता तो, और स्टेट्स में तो आता ही है डेफिनेटली, तो वहां इसकी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस एक्ट का, वो ये है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 14th of November 2012, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। ये चिल्ड्रंस डे वाले दिन लाया गया था, तो ये आपके लिए ट्रिक बन गई, आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा कि चिल्ड्रन डे वाले दिन ही इसको लाया गया था, है ना। 14th November 2012 ये इसकी इनैक्टमेंट डेट हो गई। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, 14 नवंबर 2012 ये इसकी इनैक्टमेंट डेट हो गई। अब बिफोर कमिंग ऑफ द पॉक्सो, जो हमारा की एस्पेक्ट है वो ये है कि बिफोर कमिंग ऑफ द पॉक्सो एक्ट आने से पहले, दैट इज बिफोर 14th of November 2012, चाइल्ड के रिलेटिंग जो केसेस होते थे
चाइल्ड के अब्यूज के केसेस, चाइल्ड के रेप के केसेस, ये सारे कहाँ जाते थे? कैन यू आंसर मी? ये सारे कहाँ जाते थे? चाइल्ड अब्यूज के केस, चाइल्ड रेप के केस, दे वर कवर्ड अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। अब क्योंकि यहाँ पे अब तो बीएनएस आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, लेकिन उस टाइम पे देयर वाज ओल्ड आईपीसी, सो सेक्शन 375 रेड विद सेक्शन 376 के अंडर ये जाया करते थे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मिलेंगी, जहां पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कट वेरी कैटेगरिकली ये बात बोली है कि चाइल्ड रिलेटिंग जो ऑफेंसेस हैं, चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज के रिलेटिंग या चाइल्ड के रेप के रिलेटिंग जो भी ऑफेंसेस हैं वो 375 रेड विद 376 में जाएंगे। और वहां पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड को इवन डेथ सेंटेंस भी दिया है फॉर द रेप ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब क्योंकि जो रेप है, रेप बात करता है बाय अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन अपॉन अ वुमेन, बाय अ मैन अपॉन अ वुमेन। अब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मैन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करता है, दैट इज फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कमिट करता है, दैट वाज कमिटेड बाय अ मैन अपॉन द वुमेन। तो यहां पे उन्होंने वुमेन के लिए रेप का ऑफेंस रखा। लेकिन तब क्या हो, व्हाट इफ द सिचुएशन कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट जो है दैट इज बीइंग कमिटेड बाय अ मेल, दैट इज बीइंग कमिटेड बाय अ मैन अपॉन अ मैन, ये कहां पे जाएगा फिर? क्या हम उसको स्ट्रिक्टली रेप की डेफिनेशन में फॉल करेंगे? या अगर मान लो गुड इवनिंग। हाँ जी, तुसी सर न्यू एडमिशन और डेमो क्लास? डेमो क्लास हो गया। ठीक है, व्हाट इज योर गुड नेम? प्रभजोत सिंह संधू। ठीक है, पॉक्सो स्टार्ट किया ਆਪਾਂ। ओके ओके। चलो मैं थोड़ा जिहा रिपीट कर देना। मैं डिस्कस कर रहा सीगा कि पॉक्सो आया सब तो पहली गल ते चिल्ड्रन डे वाले दिन ऑन 14 नवंबर 2012 एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रन ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਪੌਕਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਨ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੇਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਈਪੀਸੀ 375 ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 376 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। 375 ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰੇਪ। और रेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਬਾय ਅ ਮੈਨ ਅਪਨ ਅ ਵੂਮਨ। तो रेप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨਫਾਈਨਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ऑफेंस अगेंस्ट वूमेन। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अगर विक्टिम मेल हो जाए, ਉਹ ਕੇसेस ਬਿਫੋਰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੀ ਆਪਣਾ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 2011 ਦੀ ਹੈ, 2011 ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੌਕਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन लेट्स अज्यूम कि कोई सेक्सुअल अब्यूज मेल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਰੇਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਰੇਪ ਐਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੂਮਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਰੇਪ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਰੇਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਫੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟੀਐਲਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟੀਐਲਿਟੀ, ਬੈਸਟੀਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਸਟੀਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਅਪਨ ਅ ਐਨੀਮਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਮੇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਫੈਂਸ। ਅਰਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਨਐਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਈਅਰ 2025? 2020। ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਯੂਐਲਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਫੈਂਸ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। provisions ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਰਮ ਇਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 377 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਬ੍ਰੌਟ ਪੌਕਸੋ। ਪੌਕਸੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਟ। ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DV ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਊਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਥ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਣਗੇ ਓਨਲੀ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਕਸੋ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਮੇਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਟ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਲਟ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਲ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਥੌਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਓ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਲ ਐਂਡ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਰੀ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਅਡਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੌਕਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਟਿਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਮੇਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ NCRB ਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਬੀ ਇਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੋਣ ਔਰ ਬੀ ਇਟ ਨਾਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੋਣ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨਾਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ जो है रेप एंड इंसेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेस्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਸੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੇ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨ ਨੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਂਟ ਨੈਫਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਨੀਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਰੇਪ ਦੇ ਅੰਡਰ। And naturally, अगर रेप है तो रेप is only and only an offense against women. Right now BNS च भी इदा ही है और ओल्ड IPC च भी इदा ही सी। मेल दे तो कोई आंसर नहीं करता पे, so that is why a need was felt कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ लियान दी रिक्वायरमेंट हले भी हैगी है।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ, ਇਨਸੈਸਟ ਵਿਦਿਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫੀਮੇਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਇਵਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਲੌਜ਼ 3 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਲੌਜ਼ 3? ਚਲੋ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸੌਰੀ, 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। You have to right to 15 of no 15 ਕੀ ਹੈ? no one prohibited under the ਹਾਂ yes ਕੀ prohibited ਹੈ 15 ਚ? under the caste Discrimination. Prohibition of discrimination on the ground of caste, race, religion, sex, place of birth. Sex means what? Boy or girl. 15(3) ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 15(3) ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर द ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। तो ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਲਾਸ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ, ਵੂਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਯਾਦ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਪਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਟੁੱਕ them ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਡਾਊਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਲਾਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 올ਡ ਏਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਲਾਸ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਨਾ 2007 ਦਾ, तो दे आर अ क्लास। पर्पस की है इस क्लास के वास्ते स्पैशल प्रोटैक्शन बनाने का, क्योंकि यही एक क्लास है जो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो जी डॉक्ट्रिन है जी एडीजे के एग्जाम च हले आई हुई है रीजनेबल क्लासीफिकेशन की, उसी के अंडर आप लॉ लैके जाने। स्टेट इंपावर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता पे स्टेट नूं कि तुसी स्पैशल लॉ लैके आ सकते हो। ये भी एक रीजन है आन का पॉक्सो, और स्टेट ने अपनी वो पावर यूज की, यूटिलाइज की, और चिल्ड्रन के वास्ते जो सैक्शुअल अब्यूज हो रहे सी ਉਹਦੇ वास्ते एक सैपरेट लॉ लैके आए। थर्डली एक होर चीज़ आती है इत्थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरैक्शन दी सी पार्लीमेंट को, और उस ये भी क्या सीगा कि जो चिल्ड्रन के नाल कोई ऐसे ऑफेंसिस हो रहे हैं तो चिल्ड्रन शुड एट द वेरी लेस दे शुड सफर द जुडिशियल इंटरवेंशन। कि मान लिया उन्होंने नाल कोई ऑफेंस कमिट होया, सैक्शुअल ऑफेंस कोई कमिट होया, उन्होंने बार बार कोर्ट ना लैके जाया जाए, क्योंकि दे आर राइट नाउ की है फर्टाइल माइंड। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख के दे में गेट हरास्ट, अक्यूज नू देख के दे में गेट हरास्ट, अपनी स्टेटमेंट बदल लोगे। अक्यूज की करेगा, मान लो विक्टिम है, तुहानू पता है इन कैमरा सारी प्रोसीडिंग्स होंदी है, विक्टिम ने अगर कोई देख लिया या उहदे मान लो फादर मदर भी नाल खड़े एज अ गार्डियन खड़े है, अक्यूज ने सिर्फ एक अखां नाल ही उन्होंने कहना है तो इन्हें अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देनी। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि ऐसा कुछ सिस्टम लैके आया जाए कि लैस घट तो घट जुडिशियल इंटरवेंशन हो, अक्यूज के पार्ट से भी और विक्टिम के पार्ट से भी, ज़्यादा उन्होंने कोर्टां दे विच ना आना पवे, क्योंकि ये जोड़े एविडेंस है उन्होंने फैब्रिकेट करना बहुत ज़्यादा पॉसीबल हो जाता है। क्योंकि मेन जो विक्टिम है इस ऑफेंस का वो चाइल्ड ही है, तो चाइल्ड आर जस्ट लाइक क्लीन कैनवस, उन्होंने कंप्लीटली तुसी ट्यूटर कर सकते हो, कुछ भी सिखा सकते हो, अक्यूज कुछ भी बोल सकता है, वो फसा भी सकता है। सो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या सीगा कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती पई है तो पुलिस उस टाइम के उत्ते चाइल्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, दैट्स इट। होर उन्होंने कोर्ट के विच आके अपना एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस या री एग्जामिनेशन करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अदरवाइज की होएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि एविडेंस आर ऑलवेज कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड भी सामने होएगा। नैचुरली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अक्यूज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ऑफ द बोथ चाइल्ड एंड हिज गार्डियन एज वेल। डिग्निटी मतलब रिस्पैक्ट। कोई भी ऐसा डॉक्टर्स के उत्ते भी मैंडेट है कि तुसी कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिहदे नाल डिग्निटी हैम्पर होंदी होवे। यू मे रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ 2 फिंगर टेस्ट, हुण तां बैन करता सुप्रीम कोर्ट ने, तो दैट वाज व्हाट क्लीयर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दित्ती है, ये भी इहदी रिक्वायरमेंट ही सी पॉक्सो एक्ट नूं लिआउण दी। अनदर थिंग इज एक ओल्ड सैक्शन सीगा 228 कैपिटल ए आईपीसी, एक ही गल करता सैक्शन 228 कैपिटल ए आईपीसी ये गल करता है कि कोई भी ऑफेंस होया किसी विक्टिम के अगेंस्ट उसकी आइडेंटिटी डिस्कलोज नहीं करनी, है ना, खास करके सैक्शुअल ऑफेंस की उसकी आइडेंटिटी आप डिस्कलोज नहीं करनी। काठुआ रेप पता तुहानू की? काठुआ रेप केस जम्मू कश्मीर च होया सी, काठुआ रेप केस। हाँ, तो काफ़ी बुरी तरह एक छोटी जी कुड़ी सी, आई थिंक 5-6 ईयर्स की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਠੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਅਸੀਫਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਸੀਆ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਫਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਆਫ ਦ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Another thing is बड़ा ही ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। किवें? मान लो हुण जिहड़ा विक्टिम है ट्रॉमा च, क्योंकि उहदे नाल कोई सैक्शुअल ऑफेंस कमिट होया, इहदे विच तुसीं एक्सपर्ट दी असिस्टेंस भी लै सकते हो। You can take the assistance of the expert also. कोर्ट भी असिस्ट करेगी, कोर्ट विल also assist. अगर कोई चाइल्ड के नाल सैक्शुअल इंटरकोर्स कमिट हो रहे हैं, सैक्शुअल ऑफेंस कमिट हो रहा है, अगर किसी मान लो वर्किंग प्लेस के विच कमिट हो रहा है, उस प्रेमाइसिस का ओनर भी लायबल होएगा। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल ए अकैडमी है, अगर इत्थे कोई चाइल्ड के नाल ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਦ ਟੀਚਰ, ਰਾਦਰ ਓਨਰ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ अगर तुसी देखो सैक्शन 375 सीगा आईपीसी का, ऐसा कुछ भी नहीं होंदा सी कि एक्सपर्ट असिस्टेंस सीगी प्रोविजन नो, ना सीआरपीसी च सीगी, ना आईपीसी च हैगी, ना कोई असिस्ट करेगी कोर्ट, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। रेगुलर प्रोसैस चलना कि अक्यूज की प्रेजेंस के विच ही सारे एविडेंसिस देखे जाओगे। सो इस तरह होंदा सीगा, लेकिन हुण इहदे उत्ते एक सैपरेट लॉ आ गया हैगा। इनफैक्ट ये मैंडेट कर दिता गया कि इहदे विच कोर्ट भी असिस्ट करेगा चाइल्ड नूं। ठीक है, अगर कोर्ट में जिथे भी थोड़ा जा भी स्लाइट दिखता पे कि हाँ इनू ट्यूटर किया गया चाइल्ड नूं, उत्थे ही उसका एविडेंस, उसकी स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दी जाएगी। दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पता होना तुहानूं जिहड़ा विटनेस हुंदा है, उसकी जिहड़ी स्टेटमेंट है दैट इज ओरल एविडेंस, है ना। एक हुंदा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। ओरल एविडेंस जिहड़ा हुंदा है वो विटनेस दिंदा हैगा। अगर कोर्ट नूं स्लाइट थोड़ा जा भी डाउट हैगा कि वो ट्यूटर्ड है बच्चा, उन्होंने सिखाया गया है, या फिर वो अंडर फियर दे रहा, अक्यूज के सामने दे रहा है,
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ तो स्ट्रेट अवे कोर्ट ਉਹਨੂੰ डिस्कार्ड कर देगी, मतलब जजमेंट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਡ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਵਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ? ਪਰਪਸ ਕਿਉਂ ਐਕਟ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ IOS, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਚੂਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਟੂਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ 18 ਈਅਰਸ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਵਾਈਡੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦ ਐਕਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ। An act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। तो मतलब की गल है? तीन गल्लां कर रहा प्रीएंबल। एक तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम sexual assault, sexual harassment, pornography, establishment of special courts। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਜੁਵੀਨਲ ਕੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ठीक है। और तीसरा की ऑब्जेक्ट है फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। ਇਹਦਾ मतलब और इंसीडेंट देयर टू। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਓਨਰ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ये सारे इन्हां दे नाल ही तां रिलेटेड है ब्रॉडली, उन्होंने भी प्रोवाइड करना इस एक्ट का रोल है। आगे देखो, वेयर एज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आ गई गल 15 क्लॉज 3 दी, इंटर एलिया empowers the state to make special provision for children। why? because children अपने आप एक स्पेशल क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, जिवें वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, स्पोर्ट्स वाले है, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, है ना, ये सारे they themselves constitute a class in them। and whereas the government of India has acceded on 11 December 1992 to the convention on rights of child। एक कन्वेंशन ਸੀਗੀ ਜੋ 1992 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ UN ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। UN ਮੀਨਸ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਅਬਾਈਡ ਕਰੋਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਇਸੀ ਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ। तो थर्ड रीजन ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ।
ठीक है। Whereas the government of India has acceded on 11 December 1992 to the Convention on the Rights of Child, adopted by the General Assembly of the UN, which has prescribed a set of standards to be followed by all the state parties in securing the best interest of the child. ਹੁਣ best interest of the child ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ। Section 2 clause 9 of the JJ Act 2015 define best interest of the child. Best interest of the child ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੌਕਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਆਫ ਦ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਮੀਨਸ ਦ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਨੀਡਸ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਨੀਡਸ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਂਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, that will be termed as the best interest of the child. तो UN ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ? ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ UN ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ ਹੀ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ NGO ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਐਂਡ ਵਨ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਦ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆਫ ਦੈਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਥ, and whereas it is necessary for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means and through all stages of judicial process involving the child. So what is the meaning of right to privacy and confidentiality? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? पूरा बोली था जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किन्ने जज बेंच डिसीजन सी? 9 जज बेंच दी यूनैनिमस जजमेंट सी, किसी भी जज का डिसेंटिंग ओपीनियन नहीं है। और किन्ना ने राइटर कौन है जजमेंट के, ऑथर कौन है? तुसी रिवाइज क्यों नहीं करते पे नोट्स? मैंने ये नहीं समझ आ रहा। ऑनरेबल डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी की होंदा है? बड़ी स्ट्रिक्टली तुहानू मैं दस्सिया सीगा, जदों भी राइट टू प्राइवेसी दा आंसर या कोई कंसैप्ट लिखना तुसी इंट्रोड्यूस करना है, तुहाडे माइंड 'च एक वर्ड हमेशा स्टक करना चाहिए, और वो की है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। एक परसन नू ओहदी प्राइवेट स्पेस देना। लिखाई हुई है, मैं सारी गल्लां पॉइंट्स से लिखाई हैं, हुण तुसी ऐ नहीं मैनू कह सकते कि नहीं लिखवाया। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, तो वो ही आपां चाइल्ड दा प्रोटैक्ट करना है। That was also the aim of this act. इस तो बाद आप स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, ऑब्जेक्शन रीजंस भी रीड करांगे। इवन ऑल मीन्स के थ्रू तुसी ओहदी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है, बी इट इन्वेस्टिगेशन स्टेज, बी इट इंक्वायरी स्टेज, या बी इट ट्रायल स्टेज। हर तरह, हर स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसैस दे विच तुसी ओहदी प्राइवेसी नू मेनटेन करना है। ऑलराइट, एंड वेयर एज इट इज इंपैरेटिव दैट द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर that the best interest and the well-being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child. A general ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
And whereas the state parties to the Convention on the Rights of Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent, आ सारे उन्होंने लिखे है, the inducement or coercion of the child to engage in any unlawful sexual activity। तो बेसिकली ਇਹ एग्रीमेंट ਦੇ क्लॉजेस ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਪਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦ ਪਰਸਨ ਇਨ ਪਾਵਰ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पावर एंड पोजीशन पे है वो इंड्यूसमेंट ना करे चाइल्ड को, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सैक्शुअल प्रैक्टिसेस, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਟੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬ੍ਰੋਥਲ ਹੋਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, वो भी अपन नहीं करना। एंड मटीरियल्स, कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी चाइल्ड की। एंड वेयर एज सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्शुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। तो ये भी जनरल गल कह रहे हैं कि सैक्शुअल असॉल्ट होना चाइल्ड के उत्ते, सैक्शुअल अब्यूज होना या सैक्शुअल ऑफेंस होना, दे आर वेरी वेरी हीनियस इन नेचर। तो ये उत्ते जो कोर्ट का टिल्ट रहा ना, बड़ा स्ट्रिक्ट रहा। कोर्ट की डिमांड करेगी जो एविडेंस प्रूव होने हैं, कितना कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड है कोर्ट एडवोकेट तो। प्रोसिक्यूशन जो है, जो कंप्लेनेंट का केस लड़ रहा, जो विक्टिम का केस लड़ रहा, वो की स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਐਸ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 101 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 313 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਅਪ ਟੂ ਵਾਟ ਲੈਵਲ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੀਨੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਮੀਨਸ ਵਾਟ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ? ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। बिल्कुल कोई भी डाउट कोर्ट के दिमाग च रहना नहीं चाहिए, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੁਇਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, 313 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਇਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪਏ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਨੀਅਸ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ, ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੁਇਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 313 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁਇਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ
प्रूफ ही नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, अपना बर्डन ऑफ प्रूफ, अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज ही नहीं किया उन्हें, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उन्हें प्रूव ही नहीं किया। लेकिन माइंड यू क्रिमिनल केसेस च स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना रहिंदा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और सिविल केसेस च स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की रहिंदा प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तुसी सिर्फ कोर्ट के मन च एक शक क्रिएट करना है, और क्रिमिनल केसेस दे विच की हुंदा कि तुसी कोर्ट के शक नूं दूर करना, ठीक है। ताही मैरिज रिलेटिंग केसेस जिन्ने होंगे सिविल मैटर, प्रॉपर्टी रिलेटिंग मैटर जिन्ने होंगे सिविल मैटर, स्पैसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, की होंदा बर्डन स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जस्ट एक कोर्ट के दिमाग च प्रोबेबिलिटी तुसी अराइज करनी है सिविल मैटर्स च, ठीक है। ये सारी गल्लां जो आप BNSS पढ़ांगे तुहानूं एक्सप्लेन करूँगा इन वेरी वेरी डिटेल, फिर डिक्टेशन भी दूंगा, क्योंकि ये चीज़ां होंदियां नॉर्मली, और इन्हां चों क्वेश्चन हिट करूगा ही करूगा एग्जाम च, चाहे प्रीच करे, मेस्ट करे, और इंटरव्यू च तो नैचुरली पूछते ही है। सो प्रीएम्बल तो सानू की पता लग्या, ये बेसिकली कितने ऑब्जेक्टिव्स है, 6 ऑब्जेक्टिव्स है ना। एक था 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन का, तीसरा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, चौथा इमोशनल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके, और फिफ्थ है सारा कोअर्जन, इंड्यूसमेंट या प्रोस्टिट्यूशन या कोई पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस ना कर सके, एंड सिक्स्थ इट इज़ अ हीनियस क्राइम। ये सारी चीज़ां कंसिडर करते हुए कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन देता केस दे विच, और उस इंटरप्रिटेशन को आपां की कहने हैं, परपसिव इंटरप्रिटेशन। ऐसी इंटरप्रिटेशन जिहड़ी एक्ट दे परपस दी लाइन दे विच, परपस दे कॉन्सोनेंस दे विच, दैट इज कॉल्ड परपसिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक और आप चीज़ पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्यों पढ़ना सानू जरूरी है, वाई, क्योंकि ये होर इलाबोरेट करता है प्रोसेस नू, एज इन क्यों आया लॉ, पॉक्सो एक्ट क्यों आया। सो बेसिकली वही सारी गल्लां लिखियां हुई हैं भी। 15(3) वाली गल करोगे, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स अपॉन द स्टेट पावर्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। फर्दर आर्टिकल 39 भी प्रोवाइड्स दैट द स्टेट इन पर्टिकुलर डायरेक्टेड पॉलिसी, आर्टिकल 39 की है DPSP है ना, डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड and their childhood and youth are protected against exploitation, and they are given facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity। फिर अगे उन्होंने वही गल्लां करनी है UN कन्वेंशन वालियां। फिर NCRB का डाटा आ गया पॉइंट नंबर 3, the data collected by National Crime Record Bureau show that there has been increase in cases of sexual offences against children, not only women, children उन्होंने गल की है, तो children can be a male also, boy also or a girl also। This is corroborated by the study on child abuse। कोई स्टडी हुई है इंडिया 2007 कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ने कंडक्ट की है। मोरओवर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय द एक्सटेंट लॉस। एक्सटेंट लॉस मतलब एग्जिस्टिंग लॉस, जिवें IPC हो गई, और तो कितने नहीं जाऊगा सैक्शुअल ऑफेंस, और कितने जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुसी हैरेसमेंट दे विच लैके जा सकते हो, है ना। लेकिन सैक्शुअल असॉल्ट या सैक्शुअल जो ऑफेंस है रिगार्डिंग द चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, उन्होंने वास्ते कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है, तामी यह लॉ लियान दी रिक्वायरमेंट सी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस आर नाइदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर नॉर दे आर एडिक्वेटली पेनलाइज्ड। ना ही इन्हों रिपोर्ट किया जाता है, ना ही इन्हों की पनिशमेंट होती। कौन रिपोर्ट करता है चाइल्ड रिलेटिंग ऑफेंस? हाले तुहाडे आने तो पहला मैं सर नूं दस रहा सी कि मैक्सिमम केसेस रिलेटिव्स ही होंदे हैं अक्यूज्ड, नैचुरली घर की गल घर दे विच ही रह जाए, क्यों आप डिस्कलोज करनी बाहर एवं, फिर ना ही यदि सज़ा होएगी। लेकिन यह लॉ बड़ी स्ट्रिक्ट सज़ा देता है, मिनिमम 20 ईयर्स सेंटेंस देता है, और मैक्सिमम कितनी डेथ सेंटेंस, और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी देता। लाइफ इंप्रिजनमेंट का की क्राइटेरिया, टिल द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ दैट परसन। इट मीनस कि हाँ जेल के विचों तुहाडी डेड बॉडी ही बाहर निकलेगी, तुसीं नहीं निकलोगे। तो दैट मीनस जो कम्यूटेशन वाला प्रोसैस होंदा है कि 14 साल सरकार ने कम्यूट करती, आप BNSS पढ़ांगे CRPC ऑन द ग्राउंड ऑफ गुड कंडक्ट, वो सिस्टम ही खत्म हो गया जब उन्होंने यही गल कहती स्ट्रिक्टली पनिशमेंट पार्ट के उत्ते कि टिल द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, तो कम्यूट भी नहीं हो सकता। और आप पढ़िया सीगा
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 72, ਉਹ ਵੀ ਸਕੋਪ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो दिट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्टर लॉ, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड बोथ एज अ विक्टिम एज वेल एज अ विटनेस नीड टू बी प्रोटेक्टेड। नैचुरली जो चाइल्ड है वही तो बेस्ट विटनेस है, फर्स्ट स्टार विटनेस ही वो है अगर सर्वाइव कर गया तो। अगर डेथ होगी फिर तो हायर पनिशमेंट है। It is felt that offences against children need to be defined explicitly and countered through commensurate penalties as an effective deterrence. Deterrence मतलब कि तुसी theories of punishment पढ़िया होंगी अपने कॉलेज टाइम ते, deterrence theory और reformative theory, punitive theory, rehabilitatory theory। deterrence की हुंदा to set an example। एक ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਡੇਅਰ ਟੂ ਡੂ ਸੱਚ ਐਨ offense। so that is the meaning of deterrence create करना। it is therefore proposed to enact a self-contained comprehensive legislation to provide for protection of children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography with due regard for safeguarding the interest and well-being of the child at every stage of judicial process। जुडिशियल प्रोसैस के केड़े स्टेजेस होंगे हैं? नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 इंक्वायरी, नंबर 3 ट्रायल। उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस होएगा ना। इत्थे की होंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस से? केस कित्थों स्टार्ट होंदा? कॉग्निजेबल ऑफेंस केड़े होंदे हैं? ओ अलग है, वो कॉग्निजेंस है। मैं गल कर रहा कॉग्निजेबल ऑफेंस दी। ये इंटरव्यू च नॉर्मली जजेस पूछते हैं हाई कोर्ट के कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किहड़े होंदे हैं? वो ऑफेंसेस विच आर डिक्लेयर्ड एज कॉग्निजेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS, ठीक है। वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और जिन्हां दे विच पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस स्टार्ट कित्थों होंदे हैं? मतलब मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पुलिस की करेगी ना, अरेस्ट का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का। उस तो भी पहला स्टार्टिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस स्टार्ट कित्थों होंदा है? सबसे पहले तो देखोगे भी अमाउंट ऑफ ऑफेंस क्या है। हाँ देख लिया, वो तो पता लग गया कि कॉग्निजेबल है। देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रजिस्टर द FIR। FIR नहीं करोगे पहला? पढ़िया नहीं क्रिमिनल लॉ च तुसी कि FIR सेट्स द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। वही तो मूवमेंट देंदा क्रिमिनल लॉ नो FIR, ठीक है। 154 CRPC एंड 173 BNSS थोड़ा पढ़िया करो, प्री बेयर एक्ट चो ही निकलना होंदा है, ठीक है। बीट लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी से तो चलो होंदा ही नहीं, फिर भी पता होना चाहिए FIR। और अनदर अल्टरनेटिव की है, मान लो FIR नहीं हुई, फिर क्रिमिनल केस और कितों स्टार्ट हो सकता है? वो तो यार रिफ्यूजल टू रजिस्टर FIR। मान लो SHO साहब तुहाडी FIR रजिस्टर ही नहीं कर रहे, तो तुसी SP दे कोल जाके रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ गिव द डायरेक्शन टू SHO कि वो रजिस्टर करन FIR। फिर वो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन देगा और वो रजिस्टर कर दोगा। अनदर थिंग, होर केड़ा वे आउट है? हाँ जी, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, वेरी गुड। मैजिस्ट्रेट दे कोल डायरैक्ट तुसी लगा सकते हो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, है ना। कॉलेज च पढ़े होना सब चीज़ां। ठीक है, होर केड़ा वे आउट होंदा है? मान लो कोई विक्टिम है, वो पुलिस कोल नहीं जाती, या वो फादर मदर नहीं जाते पुलिस को जाओगे ऑफकोर्स FIR हो जाएगी। होर केड़ा वे आउट है? वो डायरैक्टली कोर्ट उधर जाते, अपने वकील को जाते, अपने एडवोकेट को जाते। एडवोकेट की करेगा? एडवोकेट के FIR रजिस्टर करेगा? नो। एक तो उन्होंने दसिया कि मैजिस्ट्रेट के कोल पिटीशन लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है 156 क्लॉज 3 दी, ठीक है, वेरी गुड, ऑल राइट। अनदर वे कंप्लेंट, है ना, सेक्शन 200 CRPC कंप्लेंट बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ते हुंदी। प्राइवेट कंप्लेंट आपां तां यूज़ करते हैं जदों आपां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की गल करनी। लेकिन माइंड यू प्री च तुहानूं ऐसा ही फसांदे हुंदे है कि कंप्लेंट बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दे विच फाइल की जा सकती है ऑफेंस च।
ठीक है, सो इट इज अनदर वे आउट। सो आगे रीड करते हैं एट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨॉन ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ नॉन कॉग्निजेबल चाहते हैं। At every stage of judicial process, incorporating child-friendly procedure for reporting, recording of evidence। अगर रिपोर्ट किस तरह करनी है, FIR करके या कंप्लेंट करके या मैजिस्ट्रेट दे कोल एप्लीकेशन लगा के, होर किहड़े वे नाल कर सकते हो तुसी रिपोर्ट? थिंक, सोचो। हाई कोर्ट जा सकते हो 482 च, इनहेरेंट पावर है, हाँ इनहेरेंट पावर ही है ऑफ द हाई कोर्ट 482। हुण 528 है BNS का, BNSS। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। हाँ जा सकते हो तुसी 482 च भी जा सकते हो, है ना। वो कंसर्नड पुलिस स्टेशन ਨੂੰ डायरेक्शन देनी हैगी है। रिपोर्ट किसी भी तरीके नाल हो सकती है। कैन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट? ये पंजाब जुडिशरी 2015 का क्वेश्चन है मेंस का, क्रिमिनल लॉ का, कि व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ रिपोर्टिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस। 20 नंबर च पूछा सी उन्होंने, तो सारे दसने तुसी, है ना। दसो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? देखो नॉर्मली इट इज एडवाइज्ड कि ना जाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुहाडे कोल अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल है निचली कोर्ट च, उत्थे जाओ। लेकिन अगर निचली कोर्ट नहीं कर रही, इन अ वेरी वेरी रेयर केस इदा होएगा, लेकिन वो कर ही देंगे नॉर्मली। अगर मान लो नहीं कर रही, फिर सुप्रीम कोर्ट तुसी जा सकते हो। अंडर किहड़े आर्टिकल के अंडर जाओगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन च पावर है, CRPC च नहीं हैगी। कितने जाओगे? वो रिट जुरिस्डिक्शन है, नहीं रिट भी नहीं लगाओगे। रिट मान लो हैबियस कॉर्पस की लगाती भी, डिटेन सीगा परसन, उन्होंने बाहर कड्डो। इस केस च 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उत्थे जा सकते हो। लेकिन दिस सिचुएशन नॉर्मली विल नॉट हैपन, ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। बट बुक्स दे विच तुसी पढ़ोगे तो तुहानू ऐसा मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कित्थे हुंदे है? वो तो मैनू पता है थाने च थोड़ी हुंदे है, किहड़ी स्टेज ते हुंदे है? ट्रायल स्टेज ते। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, वही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गया पॉक्सो वास्ते, फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। 164 ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ 7 ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ BNS 'ਚ, ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ 164(5) 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। 164(5) ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, लेकिन वो रिकॉर्ड करूगा मैजिस्ट्रेट, है ना। वो किसी की भी हो सकती है, अक्यूज की भी, विक्टिम की भी और कंप्लेनेंट की भी। The bill would contribute to enforcement of right of all children to safety, security and protection from sexual abuse and exploitation. The bill seeks to achieve the above objectives. So A is the statement of objects and reasons. ठीक है। My first question to you is this, लिखो थोड़ा जा, is this act exhaustive or not? Is POCSO Act exhaustive or not? पर्पस समझ आया तुहानू की है पॉक्सो का? सर आर यू अवेयर? यस, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ पढ़ा के मजा भी आता है। की कह रहे? नहीं मैंने फेवरेट मेरा CPC ही है और एविडेंस है पढ़ा पसंद। चलो एनीवेज, कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव है कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव? ठीक है, कित्थों पता करोगे तुसी एग्जॉस्टिव है? कोई भी एक्ट या कोई भी कोड CPC वो एग्जॉस्टिव है कि नहीं है? व्हाट इज द क्राइटेरिया, फार्मूला की होगा पता करने का? प्रीएम्बल तो पता लगता है, और प्रीएम्बल तो भी कित्थों पता लगता है? वर्डिंग्स तो केड़ी वर्डिंग्स, पर्टिकुलरली केड़ा ऐसा वर्ड है
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਲਾਉਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਵਰਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਉਹ ਐਕਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ नो, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। दूसरा जरा पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 42 कैपिटल ए खोलो, प्लीज टेक आउट सेक्शन 42 कैपिटल ए। Act not in derogation of any other law. Kariye read? The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. So means what ki A act the provisions in addition to any other law for the time being in force होंगी। ये अपने आप च complete नहीं है, तो that means सानू another laws भी देखने पड़ोगे। And in case of any inconsistency, the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of such or the inconsistency। जिथे conflict आ गया normally ये punishment aspect च आंदा है। जिथे 42 capital A चलो लभ लोगे तुसी इधर प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर ओनली। सो की पता लग गया सानू रीड करके कि प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो आर इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, नॉट इन डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब वायलेट नहीं करूगियां किसी अदर लॉ में, रादर उन्होंने सप्लीमेंट करूगियां, कंप्लीट करूगियां, कॉम्प्लीमेंट करूगियां। ठीक है, तो जिथे इनकंसिस्टेंसी हुई अनदर लॉ दे विच और पॉक्सो दे विच, विच विल प्रिवेल, पॉक्सो विल प्रिवेल। ठीक है, एक और देखो, हाँ सेक्शन 2H देखो, प्लीज टेक आउट सेक्शन 2H। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। हाँ, religious institution shall have the same meaning as assigned in the Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988। so that means ਅਸੀਂ reference ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ clause 2 section 2 clause 2, the words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 and the Information Technology Act 2000 shall have the meanings respectively assigned to them in the said codes or the acts। तो मतलब इस एक्ट दे विच जिथे भी कोई ऐसे वर्ड्स है उन्हां दा वर्ड दा मीनिंग कित्थे डिफाइंड है, आईपीसी च, सीआरपीसी च, आईटी एक्ट च या जेजे एक्ट च, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट च, ते असीं रेफरेंस वो एक्ट चों लवांगे। अगर ये एक्ट कंप्लीट होंदा पॉक्सो एक्ट तो असीं उन्हां तो रेफरेंस नहीं लेना सी। तो दैट मीनस इत्थों भी पता लगता है कि दिस एक्ट इज इनएग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे किसी भी एक्ट नूं पता करन दा एग्जॉस्टिव है कि नहीं वो कित्थों पता लगता है, कंसोलीडेट वर्ड तो उहदे प्रीएम्बल दे। सो व्हेन यू रीड द प्रीएम्बल रेड विद section 42 capital A read with section 2 clause 2, you will find that act is not exhaustive। but एक चीज और सुन लो फिर उसके बाद डिक्टेशन करेंगे आप। What if there is inconsistency between IPC and JJ Act on the one hand and POXO Act on the another hand? इन्हां दोनों दे विच इनकंसिस्टेंसी है, फिर की करोगे तुसी? पॉक्सो प्रिवेल करेगा, है ना। 42 कैपिटल ए यही पढ़िया, पॉक्सो आईपीसी के उत्ते भी प्रिवेल करेगा। मान लो किसी चाइल्ड के नाल कोई फीमेल सीगी चाइल्ड,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ, ਚਾਰਜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਰਟ ਫਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਰੇਮ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੰਸਰਨਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਫਰੇਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਫਰੇਮ ਦ ਚਾਰਜ। ਅਗੇਨ ਅ very often asked question in preliminary, who frame the charge? कोर्ट फ्रेम द चार्ज। पुलिस ऑफिसर कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं करता, ठीक है? पुलिस ऑफिसर एक एग्जेक्टिव बॉडी है, चार्ज इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल। ट्रायल की है उत्थे जुडिशियल माइंड अप्लाई होना है, तो उत्थे जुडिशरी चार्ज फ्रेम करोगी, जज चार्ज फ्रेम करोगे। जुडिशरी इज नॉट बाउंड बाय द एग्जेक्टिव माइंड ऑफ द पुलिस। ईवन कि पूरी चार्जशीट के उत्ते भी कह सकते हैं कि वी आर नॉट सैटिस्फाइड, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो, री इन्वेस्टिगेशन, 173 क्लॉज 8, ऑलराइट, हो सकता है ऐसा भी। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਚਾਰਜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਚਾਰਜ? ठीक है, देखो चार्ज जो भी फ्रेम करना है ना, कोर्ट का चार्ज फ्रेम कर दी 376। 376 की वेरी गुड, पनिशमेंट फॉर रेप। कोर्ट हमेशा चार्ज फ्रेम करोगी पनिशमेंट सेक्शन। मान लो मर्डर कमिट होए, मर्डर का की चार्ज फ्रेम होगा 302 का, लेकिन तुसी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हो, तुसी अगर तुहानू जजमेंट राइटिंग या चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन राजस्थान और यूपी जुडिशरी चाहता है ना, 40 मार्क्स चाहता है चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग, तुसी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ 375 रेड विद सेक्शन 376 का चार्ज फ्रेम करना है, क्योंकि 375 इज डिफाइनिंग सेक्शन एंड 376 इज पनिशमेंट सेक्शन। इसी तरीके नाल 302 का अगर चार्ज फ्रेम करना है तो तुसी लिखोगे 300 रेड विद 302। सिमिलरली अगर रेप कमिट होया तो चार्ज की बनूगा? एक तो है 375 रेड विद 376 रेड विद सेक्शन 3, 4 या 5 या 6 जो भी है पॉक्सो एक्ट का, एक इकट्ठा बनूगा चार्ज। सो दैट मीनस प्रोसिक्यूशन नू हर चार्ज के उत्ते एविडेंस देने पऊगी, ठीक है? और रेप की पनिशमेंट कितनी है? मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन पॉक्सो की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? लेट्स से कोई 5 या 6 उन्हें कमिट किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है? यदि पनिशमेंट मैक्सिमम लेट्स से हैगी डेथ सेंटेंस, जज केड़ी पनिशमेंट देगा? प्रिज्यूम दैट सिर्फ डेथ सेंटेंस ही है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है। पॉक्सो एक्ट दे विच मान लो सेक्शन 6 का चार्ज लग्या, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइफ इंप्रिजनमेंट की सज़ा ही नहीं है, प्रिज्यूम कर लो, ओनली द सज़ा इज डेथ सेंटेंस। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज लाइफ इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट फॉर 376 IPC। कोर्ट विल गिव विच सेंटेंस? दिस इज माई क्वेश्चन, डेथ सेंटेंस। वाई? बिकॉज इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर लॉ एंड पॉक्सो विल प्रिवेल। हाँ, मान लो अगर रेप की सज़ा हैगी है 10 साल और पॉक्सो दे विच सज़ा हैगी है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस, कोर्ट की देगा लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। ऑलराइट, चार्ज किस तरह फ्रेम होगा? इस तरह पूरा, ऑलराइट, ठीक है। एक बार सेक्शन 42 भी देखना प्लीज। Alternate punishment, where an act or omission constitutes an offence punishable under this act। this act मतलब पॉक्सो, कोई भी एक्ट किया या ओमिशन की वो पनिशेबल कितने है? पॉक्सो एक्ट दे विच। एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 166 कैपिटल A, 354 कैपिटल A, B, C, D, 370 A, ये सारे वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है। 376 A, AB, B, C, D, DA, DB, E, 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड,
or section 67B of IT Act, Information Technology Act, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force. Karan, what is the meaning of notwithstanding? हाँ जी, overriding provision है। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਦ offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree। क्लियर हो गया? और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਡ ਵਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ। तो पनिशमेंट पार्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ग्रेटर सेंटेंस चाहे आईपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਕਸੋ सॉरी ग्रेटर सेंटेंस प्रिवेल करेगा। और इफ इट इज रेड विद सेक्शन 42 कैपिटल ए, देन इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी ऑन एनी एस्पेक्ट, चाहे पनिशमेंट एस्पेक्ट ते होवे चाहे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस दे एस्पेक्ट ते होवे, विच विल प्रिवेल, पॉक्सो विल प्रिवेल। लिखो उन्होंने थोड़ा जा प्लीज। पॉक्सो इज नॉट एग्जॉस्टिव। फुल स्टॉप। सेक्शन 2 क्लॉज 2 read with section 2 clause 2 read with section 42 capital A, read with preamble of the act, states that the provisions of POCSO shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force, full stop। Moreover, according to section 42 capital A, if there is any inconsistency between POCSO and any other law, POCSO shall be having an overriding effect. POCSO shall be having an overriding effect to the extent of such inconsistency, full stop। To the extent of such inconsistency। section 42 capital A, was substituted for earlier section 42 by 2013 Amendment Act, full stop। ठीक है। कल ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਏਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਨਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜ और will it amount to mental age also? ठीक है, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ठीक है, which is often asked in the exam। so ठीक है, that's all for today। ठीक है सर, समझ आया? आपकी समझ ठीक, दोबारा ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है। ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਓ ਯੈਸ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। Resilience Law Academy.